जी, myself is Mohammed Shahid, lecturer in Business Administration and Economics, फैसलाबाद कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर ये तीसरा लेक्चर है। BBA 6 ऑनर्स और MBA 4 3.5 के लिए ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल मॉडल जो है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। मॉडल जो है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की जिसमें सारी हायरार्की को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को, उसको डिस्कस किया जाता है। तो एक मॉडल जो है वो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स एक स्ट्रक्चर है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम ओबी मॉडल पे जाने से पहले आज के लेक्चर में बेसिकली जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और ग्रुप लेवल के ऊपर जो एटीट्यूड्स और परसेप्शंस और बिहेवियरल स्टडी है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें जो डिस्कशन हमने करनी है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल को लेके, तो वो हमारी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक ओबी मॉडल है। 3 लेवल होते हैं इस मॉडल में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल में। तो वो इंडिविजुअल लेवल है, ग्रुप लेवल है और फिर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लेवल है। तीनों लेवल हम डिस्कस करेंगे। जो स्टार्ट हम लेंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे लेंगे कि इंडिविजुअल लेवल में एक जो इंडिविजुअल है उसका थिंकिंग प्रोसेस, वो कैसे परसीव करता है चीज़ों को, उसकी पर्सनैलिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जी, तो ओबी मॉडल जो इंडिविजुअल लेवल पे है उसमें जो एक इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर जो चीज़ें हो सकती हैं वो ह्यूमन इनपुट है, एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स हैं, बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, एज, जेंडर, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव डिसोनेंस, परसेप्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे 1 बाय 1 हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एबिलिटी जो है वो क्या होती है? एबिलिटी बेसिकली एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो किसी काम को, किसी टास्क को, किसी असाइनमेंट को जो है वो उस कैसे पूरा करता है। ये उसकी कैपेसिटी है कि उसके पास वो एबिलिटी है, क्या उसके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस टास्क को, उस जो उसे असाइनमेंट दी जा रही है वो उसको पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर तो वो उसको पूरा कर सकता है, उसकी कैपेसिटी रखता है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो उस टास्क को पूरा कर सकता है, वो इस जॉब को डन कर सकता है। एबिलिटीज़ बेसिकली जो बेसिक हैं वो 2 टाइप्स की हैं। एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, एक फिज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं। जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, ये एबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो लिंक करती हैं। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, रीजनिंग का है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग का है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, आपकी डिसीजन मेकिंग का है, तो ये उसके साथ जो है वो लिंक करता है। तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो एबिलिटीज़ चाहिए वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं। फिज़िकल एबिलिटीज़ में ये कैपेसिटी है आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की, आपकी स्टेमिना की, कि आप जो टास्क या आपको जॉब या जो आपको असाइनमेंट मिली है उसके लिए जो फिज़िकली आपका स्टेमिना या आपकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है क्या वो आपके पास है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की एबिलिटी है जो किसी भी इंसान में किसी जॉब को करने के लिए होती है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल को हायर करते हैं तो ये इन दोनों एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर जो है वो उसकी जो है सिलेक्शन और उसके ही परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें एज है, जेंडर है, रेस, रिजर्वेशन कैटेगरी है, लेंथ ऑफ सर्विस है,
एज ग्रुप में किस में फॉल करता है, या अगर एज में है जो 29 है, 30 to 40 है, या अबव 40 है, मेल फीमेल है, उसकी वो कौमियत क्या है, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, और इसी तरीके से लेंथ ऑफ सर्विस है कि उसकी सर्विस को कितनी देर हो गई है और वो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये लेंथ ऑफ सर्विस बेसिकली उसके एक्सपीरियंस को शो कर रही है कि उसका एक्सपीरियंस जो है कितना है। ये जो है, जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने कहा कि एक जो एम्प्लॉई है वो कितना ओल्डर है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये जो यंग एम्प्लॉयज़ हैं वो 20 to 29 ईयर्स की एज में आते हैं। जो मिडल एज एम्प्लॉयज़ हैं वो 30 to 39 ईयर्स के। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम जो है वो अपर लेवल पे लेकर जाएंगे, या जिनको हम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ कहते हैं, वो 40+ ईयर्स के जो एज के लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कहलाएंगे। जेंडर में को वर्कर्स हैं बेसिकली मेल और फीमेल, मैन और वुमेन। ये जो है वो दो जेंडर्स जो हैं वो यूज होते हैं। नॉन कंसिस्टेंट मेल फीमेल डिफरेंसेस हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम है। सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, कंपेरेटिव ड्राइव, मोटिवेशन, सोशेबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटी। जो बेसिकली इसमें जो फीमेल्स हैं उनका जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है वो बेसिकली अथॉरिटी को जो है वो एक्सेप्ट करने का होता है, कि वो उसको विलिंग होती हैं कि वो अथॉरिटी को कंफर्म करें। जबकि जो मेल्स होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, और फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो सक्सेस की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। प्रमोशन की तरफ वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जो है वो नॉर्मली जो है वो उनमें एग्रेसिवनेस की वजह से ज़्यादा बोल्ड डिसीजन जो हैं वो मेल करते हैं। पर्सनैलिटी, एक जो इंडिविजुअल है, अब पर्सनैलिटी को हम जब डिफ़ाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से करता है और वो किसी भी बात को रिएक्ट किस तरीके से करता है, उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस और उसका इंटरेक्शन जो दूसरों के साथ होता है, उसको हम एक पर्सनैलिटी जो है वो उसकी तस्वर करते हैं। अब जो है वो बेसिकली ये एग्रीगेट है उसकी सारी जो है वो चीज़ों का, जो हमने अभी 3 डिस्कस की हैं, जो कि उसकी एक्शंस हैं, उसके रिएक्शंस हैं और उसका इंटरेक्ट है दूसरों के साथ और अपनी जॉब के साथ और अपनी असाइनमेंट्स के साथ, उसके सम को हम पर्सनैलिटी मेजरमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि उसके बिहेवियर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कितनी है, स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स हैं, उसकी जो बैकग्राउंड है उसकी हम देखते हैं कि जो टेस्ट हम उससे ले रहे हैं वो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये जो टेस्ट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है ये बेसिकली जो है वो नोट करती है कि जी आपका जो टेस्ट है वो उससे कितना रिलेटेड था जिस जॉब के लिए, जिस टास्क के लिए आप उस पर बंदे को हायर कर रहे हैं। तो उसकी बेस के ऊपर जो आप उसकी असेसमेंट करेंगे वो बेसिकली एक वैलिड और रिलायबल टेस्ट समझा जाएगा, और पर्सनैलिटी जो है वो उसी के हिसाब से फिर उसकी चेक की जाएगी। क्योंकि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो जब आप उसको हायर कर रहे हैं तो आप उसको किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको हायर किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाएगा। इसके बेसिकली 3 जो हैं वो इसकी मेजरमेंट के जो वेज हैं यूज़ किए जाते हैं। एक सेल्फ रिपोर्ट सर्वे है। इस सेल्फ रिपोर्ट सर्वे में इंडिविजुअल जो है जो उस जॉब को कर रहा है तो उससे जो है ये सर्वे करवाया जाता है जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और वो उस सर्वे में जो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है उसकी जॉब से रिलेटेड, तो वो अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में वो देता है, जिसके बेस के ऊपर जो है वो उसकी असेसमेंट की जाती है। ऑब्जर्व रेटिंग सर्वे में एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट का जो है वो मेथडोलॉजी बनाई जाती है जिसमें इंडिपेंडेंट जो है वो असेसमेंट की जाती है
जिसमें उस बंदे की परफॉर्मेंस को ओवरऑल असेस किया जाता है। कोवर्कर्स जो है वो जो ऑब्जर्वर रेटिंग है, जिसमें हम कोवर्कर्स जो हैं वो उनसे उसके बारे में जो है वो सर्वे करवाते हैं, जो कि बेटर एक प्रिडिक्टर है कि जी उसके बारे में उसके कोवर्कर्स उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके हमें बताते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो किसी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली ये 3 जो है वो डिफरेंट सर्वे करते हैं। अब ये एक पिक्चर है, एक ग्राफ है जिसमें जो आपको शो कर रहा है, और ये 3 लेवल्स बेसिकली शो कर रहा है। जो इनपुट देते हैं जिसको प्रोसेस किया जाता है, और इससे कुछ आउटकम्स या जिसको हम आउटपुट कहते हैं वो हम लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, जो 3 लेवल्स हमने इसमें स्टार्ट में और ग्रुप देखे थे। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर 3 किस्म के इनपुट्स हैं, डाइवर्सिटी है, पर्सनैलिटी है और वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से ग्रुप लेवल पे ग्रुप स्ट्रक्चर है, ग्रुप रोल्स हैं और टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर और कल्चर है। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो प्रोसेसेस किए जाते हैं, जो अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो इमोशंस हैं, मूड्स हैं, मोटिवेशन है, परसेप्शन है, डिसीजन मेकिंग है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो उसी के ऊपर जो इंडिविजुअल का आउटकम है वो उसकी इमोशंस और मूड की बेस के ऊपर उसका एटीट्यूड और उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो हमें जाहिर करता है। मोटिवेशन जो है वो उसकी टास्क परफॉर्मेंस को, कि वो अपनी काम को किस हद तक कंप्लीट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। परसेप्शन में उसका सिटीजनशिप बिहेवियर है। ये जो सिटीजनशिप बिहेवियर है ये बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर है जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से हट के होता है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मौजूद नहीं होता, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन की वेल बीइंग के लिए ये बिहेवियर अपनाते हैं और अपनी जॉब से हट के ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो उसको हम सिटीजनशिप बिहेवियर का नाम देते हैं। डिसीजन मेकिंग है जो कि विड्रॉल बिहेवियर है, जिसमें आप जो है वो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। ग्रुप लेवल पे अब इंडिविजुअल्स जो हैं उनको डिपार्टमेंट्स में, ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड करती है ताकि वो मिल के टास्क को कंप्लीट कर सके। तो इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, पावर एंड पॉलिटिक्स है, कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन है, तो ग्रुप कोहेजन है और ग्रुप फंक्शनिंग है। अब इसमें बेसिकली जब ग्रुप बनता है तो उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन और लीडरशिप की है। कम्युनिकेशन जो है वो ग्रुप के दरमियान स्ट्रांगली कनेक्टेड वो सब लोग जो हैं वो एक लेवल पे होने चाहिए। उसमें लीडरशिप जो है वो किसी एक को ग्रुप लीडर बनाया जाता है। अब जो लीडरशिप में बेसिकली मोटिवेशन है, जो दूसरों को मोटिवेट करता है, और ग्रुप में पावर और पॉलिटिक्स जो है वो पावर पॉलिटिक्स लाजमी तौर पे होती है, जिसकी बेस के ऊपर कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ग्रुप में हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हुए वो उन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है। उसी की बेस के ऊपर फिर ग्रुप अच्छा फंक्शन करता है और टास्क को कंप्लीट करता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, एक स्ट्रक्चर है और एक कल्चर है। स्ट्रक्चर बेसिकली उसका टोटल हायरार्की है, उसकी टोटल मॉडलिंग है, उसका टोटल ढांचा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जाती है, चेंज जो है वो प्रैक्टिसेस किए जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फिर प्रोडक्टिविटी, और जो उनकी चेंज को एक्सेप्ट करता है वो डेफिनेटली सरवाइव करता है, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो सिस्टम से आउट हो जाता है। तो इसको सिर्फ इतना ही ओवरव्यू दिया है, इसको इन डिटेल जो है वो आगे नेक्स्ट जो हम स्लाइड्स चलेंगे और कुछ अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी चूँकि हम फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो इंडिविजुअल लेवल को ही डिस्कस करें। तो ये प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस मेजर देयर रिजल्ट्स और आउटकम्स बाय 3 क्राइटेरिया। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्रेसिव है वो अपने आउटकम्स को 3 क्राइटेरियाज के ऊपर मेजर करती है, परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। अब जो परफॉर्मेंस है ये बेसिकली
प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी और क्वांटिटी का नाम है, और कस्टमर की सर्विसेज का नाम है कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं और कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी से कितना जो है वो सेटिस्फाइड है और वो उनकी नीड्स को किस हद तक कंप्लीट कर रहे हैं, और कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है कि लोग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जा रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो छुट्टियां नहीं कर रहे, तो वो एक जो है वो जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो पैशनेट हो के वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को ये फिर शो करता है, जिसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन का नाम भी देते हैं। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी कितनी लर्निंग हो रही है, उनकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उन जो और एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो गेन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी कैरियर की डेवलपमेंट करें, वो पर्सनल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये 3 लेवल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो अपने रिजल्ट्स या आउटकम्स को कोई भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो वो नोट करती है। ये बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जिनकी डिटेल और जिसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर जो है वो हर एक मॉडल पे अलग से डिलीवर किया जाएगा, जिसमें अभी जो इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। जो बेसिक मॉडल्स हैं वो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, कस्टोडियल मॉडल है, सपोर्टिव मॉडल है, कोलेजियल मॉडल है और सिस्टम मॉडल है। इसमें जो सिस्टम मॉडल है ये न्यू मॉडल है, अभी ये रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि यही सिस्टम जो है सिस्टम मॉडल जो है ये मॉडल हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जी, तो ये जो हमने मॉडल्स देखे, सिस्टम मॉडल के अलावा 4 मॉडल्स की यहाँ पिक्चर आपको शो हो रही है। सिस्टम मॉडल चूँकि रिसेंट टाइम्स में आया है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो पुराने मॉडल्स हैं ये हम बेसिकली इसका हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें कुछ पैरामीटर्स हमने बनाए हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इनको अलहदा कर रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें बेसिस ऑफ मॉडल है मैनेजरियल ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स, एम्प्लॉय नीड्स मेट और परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं। तो हर एक मॉडल के अंदर आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो किया जा रहा है, और वो बिहेवियर कहाँ से लीड हो रहा है और वो बिहेवियर क्यों डेवलप हुआ और उस बिहेवियर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो इस जो डायग्राम है इसमें फिगर में आपको क्लियर जो है वो नज़र आ रही। इसको जो नेक्स्ट है स्लाइड उसमें इंडिविजुअली हर एक को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले ये ऑटोक्रेटिक मॉडल की हम बात करते हैं। ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल था ये बेसिकली पावर के ऊपर और अथॉरिटी के ऊपर बेस करता था। इसमें जो है वो डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है। इसमें अथॉरिटी जो है वो उसको बिल्कुल जो हम एक नॉर्मली फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो माइट इज़ राइट, तो यहाँ पे माइट इज़ राइट वाला काम है कि अथॉरिटी जो है उसको वो ठीक समझा जाएगा, सारी पावर जो है वो किसी एक अथॉरिटी के पास होगी। अब जो मैनेजर है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी एम्प्लॉई को कुछ भी करने का कह सकता है, वो उसको कोई भी टास्क जो है वो दे सकता है जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो वो भी उसको कहा जा सकता है, वो उसको ऑर्डर कर सकता है, और अगर उसको वो पूरा नहीं करेगा तो इस ऑटोक्रेटिक मॉडल में उसको फिर पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट में क्या है, चूँकि जब अथॉरिटी और सारी पावर जो है वो मैनेजर के पास है तो मैनेजर किसी को भी फायर कर सकता है, किसी को भी हायर कर सकता है, किसी को आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर सकता है। इसी तरीके से अब इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं जब वो ये अथॉरिटी देखेंगे और उनके इख्तियार में नहीं होगा और उनको किसी भी वक्त जो है वो रखा जा सकता है, किसी को निकाला जा सकता है, किसी को प्रमोट किया जा सकता है, किसी की सैलरी कट ली जाए तो वो सैलरी कट लग सकता है, तो वो सब लोग जो हैं वो बॉस के
जो है वो उसको माइट इज़ राइट की पॉलिसी पे अमल करते हुए उसकी ओबीडियंस और उसकी डिपेंडेंसी में चले जाएंगे। अब जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इस मॉडल में एम्प्लॉयज़ की मिनिमल लेवल पे आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि उनके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अथॉरिटी है, जो बॉस है, जो पावरफुल पोजीशन पे है, सिर्फ उसको सेटिस्फाइड करना है। अब वो उसकी सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे हो रही है, क्या वो परफॉर्मेंस बेस पे है, तो वो उसको फिर मेजर नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अथॉरिटी किस लेवल के ऊपर जो है वो सेटिस्फेक्शन कर रही है। इसकी वीकनेस क्या है? इसकी वीकनेस जो बेसिकली है माइक्रो लेवल के ऊपर या माइक्रो मैनेजमेंट में, तो एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डाउन रहता है, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि अथॉरिटी के पास, किसी एक के पास सारी अथॉरिटी है और वो सारी अथॉरिटी और सारी पावर वो अकेला ही इंजॉय करता है, दूसरे लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे फिर जो है वो डिसीजंस गलत होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, और ये मैनेजमेंट जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर काफ़ी बुरी जो है वो फील की जाती है। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो भी कुछ हैं। कुछ ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे अगर अथॉरिटी को या बॉस को या अथॉरिटी माइटी जो है वो ना समझा जाए और बॉस को जो है वो बॉस इज़ ऑलवेज राइट की पॉलिसी ना हो, तो वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं चल सकते। जस्ट लाइक जैसे आर्मी है, तो आर्मी में जो है वो अथॉरिटी जो है उसको हमेशा से जो है वो सुपीरियर समझा जाता है, बॉस को हमेशा से ठीक समझा जाता है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में अगर वो हर लेवल के ऊपर एम्पावर करेंगे तो फिर उनकी हायरार्की जो है वो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो है ये मॉडल बहुत जो है वो बुरे असरात छोड़ता है, और उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और इसके अलावा ये जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई और अल्टरनेटिव नहीं है तो, और आप किसी और तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, तो देन ये मॉडल काम कर सकता है। अदरवाइज़ ये मॉडल जो है वो नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो मुनासिब इस्तेमाल नहीं होता। कस्टोडियल मॉडल है, इसमें इस मॉडल में बेसिकली जो है वो एम्प्लॉयज़ को एक फील दी जाती है, एक पैसे दिए जाते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा किया जाता है, उनके लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करके तो उनको रिटेन किया जाता है। जो फाइनेंशियल जो रिवार्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं, तो उससे उनकी लॉयल्टी को रिटेन रखा जाता है, उससे उनकी परफॉर्मेंस को रिटेन रखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आती है, और उनको डिपेंडेंट बनाया जाता है वेजेस के लिए और अदर बेनिफिट्स के लिए, कि उनकी परफॉर्मेंस के साथ उसको लिंक किया जाता है। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो पैसिव कोऑपरेटिव है, कि जी जब आपको जितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई रहेगी। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल नीड्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, उसको जो है वो पूरा किया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी और उनकी जो सिक्योरिटी है वो रखती है। सपोर्टिव मॉडल है, ये जो सपोर्टिव मॉडल है ये बेसिकली इसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसमें जो मैनेजर है वो इन्वॉल्व रहता है, वो मौजूद रहता है, और वो मौजूद और इन्वॉल्व रहते हुए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और वो खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बियॉन्ड देयर डे टू डे रोल, और वो उसमें मैक्सिमम जो है वो अपने इनपुट्स जो है वो डालते हैं, और ये जो परफॉर्मेंस है इसमें हाई परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलती है। और ये बेसिकली लीडरशिप जो है
वो इसमें प्रेजेंट की जाती है मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनेजर जो है वो एक्चुअली लीड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, एग्जाम्पल्स सेट करता है, वो अवेलेबल रहता है, इन्वॉल्व रहता है, जो भी उसको वर्क टास्क जो हैं वो दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो नीड्स हैं वो भी इससे बेहतर तरीके से पूरी की जाती हैं। तो ये स्पोर्टी मॉडल जो है ये काफ़ी बेहतरीन मॉडल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को सस्टेन करना चाहते हैं। कोलिजियल मॉडल है। अब ये जो मॉडल है ये पार्टनरशिप और टीम वर्क के ऊपर बेस कर रहा है। इसमें लोग टीम वर्क में काम करते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टास्क है, जो असाइनमेंट है, उसको डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक एम्प्लॉय जो है वो बॉस या सबऑर्डिनेट के तौर के ऊपर नहीं, वो बल्कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो एज ए कोलीग काम करता है। अब इसमें ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करता है जिसमें हर जो आदमी है, जिसको हर एक पर्सन जिसके जो टास्क लगाया जाता है उसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पूरा करता है, लेकिन उसको इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है कि वो एक टीम वर्क की सूरत में रखा जाता है और ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है और हार्मनी जो है वो को वर्कर्स के दरमियान में पैदा होती है। इसमें जो टीम वर्क है वो आपके टास्क को ईजी करता है। तो ये कोलिजियल मॉडल है। इसके बाद है सिस्टम मॉडल, जिसको हमने कहा कि ये जो पहले मैं आपको बता के आया हूँ कि ये सबसे रिसेंट मॉडल है, सबसे ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है। ये मॉडल जो है वो बेसिकली ट्रस्ट के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है, जिसमें केयरिंग है और एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकल ऑनरशिप है। अब इसमें बेसिकली आप एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको साइकोलॉजिकली इतना जो है वो प्रमोट किया जाता है, साइकोलॉजिकली एम्प्लॉयज़ को ये एक फीलिंग दी जाती है कि जिस जॉब में, जिस बिज़नेस में वो काम कर रहे हैं ये उनका पर्सनल बिज़नेस है, ये उनकी पर्सनल जॉब प्लेस है, वो उस जॉब प्लेस को ओन करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो की जाती है। उस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट ये होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो काफ़ी पैशन और कमिटमेंट के साथ जो है वो काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। ये मॉडल्स का एक ओवरव्यू मैंने सिर्फ आपको दिया है और ये मॉडल जो हैं वो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल्ड जो है वो इनके ऊपर लेक्चर जो है वो दिए जाएंगे। अभी जो है वो इसका सिर्फ एक ओवरव्यू को दिया गया है। अब जो है वो पर्सनैलिटी जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल्स हैं वो एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है, ड्यूटीफुलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है और ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं बेसिकली जो किसी भी इंसान में होते हैं। अब जो 7 स्टेप है डिसीजन मेकिंग मॉडल का किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी एक इंडिविजुअल का वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई द डिसीजन टू बी मेड। तो इसमें जो डिसीजन है उसको सबसे पहले करने के लिए हमें प्रॉब्लम जो है उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल को वो प्रॉब्लम को किस तरीके से डायग्नोज करता है, प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो फिगर आउट करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो क्या है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए जो है वो आगे क्राइटेरिया बनाया जाता है। अब उस इशू को डिस्कस किया जाता है, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है और उसके लिए जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है। अब वो जो पॉसिबल आउटकम्स और ऑप्शंस हैं उसमें से जो बेस्ट वन है उसको सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जिसको सिलेक्ट किया जाता है वो आपका एक क्राइटेरिया है जो आपने इस्टेब्लिश किया था उसके साथ मैच करते हुए उसको बनाया जाता है। अब वो जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस डिसीजन के ऊपर होने के बाद उसकी फिर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन चलती रहेगी कि जो आपका डिसीजन था क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है या उसमें किसी जगह के ऊपर जो है वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके जी, अब हम लीडरशिप की बात करते आए हैं कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप जो है वो एक ऐसा काम है जो आप
एक प्रोसेस है कि चीज़ें जो हैं वो दूसरों के थ्रू करवाई जाएंगी। अब बॉस और लीडरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बॉसिज्म में और लीडरशिप में। दोनों में काम लोगों से करवाया जाता है, लेकिन जो बॉसिज्म है वो अथॉरिटेटिव बिहेवियर को शो करता है, जिसमें आप अथॉरिटी को शो करते हैं, जिसमें आप लोगों को ऑर्डर्स देते हैं। लीडरशिप में ये है कि आप इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, आप बेसिकली लोगों के साथ जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। इसकी 3 डायमेंशन हैं, बॉटम अप लीडरशिप है, थॉट लीडरशिप है और लीडिंग बाय एग्जाम्पल है। ट्रस्ट है, जो एक इंडिविजुअल जो है वो क्या होता है, ये एक किसी शख्स की एबिलिटी या उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो आपका उसकी ट्रूथफुलनेस के ऊपर, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर जो आपका यकीन है वो ट्रस्ट कहलाता है। अब जो ट्रस्ट है दूसरे आदमी के ऊपर करना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये ग्रुप के ऊपर और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के लिए ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कभी भी एक ग्रुप नहीं बन सकता। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम ग्रुप को बिल्ड करते हैं, हम ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। तो वो इंडिविजुअल जो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते वो कभी भी ग्रुप में कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरीके से ग्रुप को कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे ट्रस्ट का होना ज़रूरी है, रिलायबिलिटी का, ट्रूथ का और एबिलिटी और स्ट्रेंथ का। इसके ऊपर जो है वो आपका फर्म बिलीफ हो तो फिर ही जो है वो ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। अब लीडरशिप और ट्रस्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो लीडरशिप है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये समझते हैं कि जो लीडर है वो उनको सही लीड नहीं कर रहा, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वो उनकी डायरेक्शन जो है वो उनको क्लियर नहीं बता रहा, तो कभी भी वो ग्रुप जो है वो काम नहीं कर सकता। तो इंडिविजुअल जो हैं वो उनको ट्रस्ट करना पड़ता है। अब जब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रस्ट के ये हैं कि ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यूनिटी जो है वो ग्रुप में लेकर आता है, म्यूचुअली जो है वो एक मोटिवेशन का माहौल जो है वो डेवलप होता है। दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कोर सेल्फ इवेल्युएशन है, मैचिवलिज्म है। अब इसमें ये जो तो इसमें जो कोर सेल्फ इवेल्युएशन है ये बेसिकली एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें वो किसी इंडिविजुअल के सब कॉन्शियसनेस और उसकी फंडामेंटल वैल्यूएशन है कि वो अपनी एबिलिटी और अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखता है। जो लोग हाई सेल्फ वैल्यूएशन के साथ होते हैं वो पॉजिटिवली जो है वो सोचते हैं, पॉजिटिवली काम करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। तो ये कोर सेल्फ वैल्यूएशन है। मैचिवलिज्म में जो साइकोलॉजी है वो इसको रेफ़र करती है कि ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कोई भी पर्सन सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखता है, उसके लिए वो मैनिपुलेशन करता है, डिसीव करता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसको एक जो है वो डार्क ट्रेट का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली एक नेगेटिव जो है वो एबिलिटी है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ ये बेसिकली एक बिलीफ है किसी भी आदमी का, ये प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के, जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो ये जजमेंट है उसकी कि कौन सी चीज़ जो है वो अहम है और कौन सी चीज़ गैर अहम है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये लोगों को, एक कॉमन पीपल को प्रॉब्लम्स को हल करने में और उनको सर्वाइवल के लिए उनकी मदद करती हैं। ये लोगों को बताते हैं, वैल्यूज़ की बेस के ऊपर लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या कंस्ट्रक्टिव है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली एक बिलीफ है किसी भी इंसान का, किसी सोशल ग्रुप का, कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है। ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस हैं इन वैल्यूज़।
तो प्रोफेशन के लिहाज से, ऑक्यूपेशन के लिहाज से जो वैल्यूज़ हैं वो हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनकी सोशल वैल्यूज़ हाई होती हैं, मोरालिटी हाई है। इसी तरीके से जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेस करते हैं एक एवरेज पर्सन से। वो ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि हर एक इंसान के लिए एक जैसी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को देनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन। तो ये ऑक्यूपेशन जो है वो हर एक जो है वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप वो डिफरेंट वैल्यूज़ का हामिल होता है। जैसे टीचर्स हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और वो उसी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो ऑक्यूपेशन जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट करता है। उसके बाद एटीट्यूड है। ये बेसिकली किसी भी इंसान और किसी भी ग्रुप की जो टेंडेंसी है, किसी भी चीज़ के बारे में जो उसका रिस्पॉन्स है और उसकी कंसिस्टेंसी है, उसको शो करता है। तो बिलीफ और वैल्यू जो है ये दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो फिर एटीट्यूड या बिहेवियर जो है वो किसी इंसान का बनता है। तो एटीट्यूड जो है ये बेसिकली एक स्टेबल एवेल्युएशन है जो किसी भी इंसान की के रिस्पॉन्स को शो करता है। इसके बाद जो है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। बेसिकली एक टेंशन है, डिस्कम्फर्ट है, एक कंट्राडिक्टरी और इनकंसिस्टेंट स्टेज है। ये बेसिकली इसको एक एग्जांपल से मैं जो है वो डिफाइन करता हूँ कि एक इंसान है और वो स्मोकिंग करता है। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है और वो ये सोचता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है। अब ये एक कॉग्निशन है। अब ये जो है वो कंट्राडिक्टरी एक बिहेवियर हो गया कि जिसमें वो एक काम कर रहा है और उसको करते हुए उसको ये डिस्कम्फर्ट है कि इसको करने से ये जो है वो उसको दूसरा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसमें जो थ्योरी है बेसिकली डिसोनेंस की, वो ये कहती है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें उन चीज़ों के बारे में जिसको कि आप बिहेवियर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप इस टेंशन को कम कर सकते हैं और बैलेंस ला सकते हैं। तो इसमें बैलेंस लाने के लिए जो एक ये बेसिकली एक मेंटल डिस्कम्फर्ट जो है वो आपके जहन में लेकर आता है। ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, परसेप्शन है, ये किसी चीज़ के बारे में आपकी इम्प्रेशन है, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना कि कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को देखता है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। ये बेसिकली उसके बिहेवियर के साथ, उसके इनर के साथ लिंक करता है। अब किस चीज़ को देख के कैसा सोचता है और फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है और उसको किस तरीके से आगे अप्लाई करता है, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये परसेप्शन कहलाता है। तो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आप निकलें और चाँद देखें, तो चाँद के ऊपर जो है वो आपको अल्लाह लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप जब भागते हैं चाँद को देखने के लिए तो आपको एक्चुअली चाँद के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ महसूस होता है। तो ये बेसिकली ये है कि आपकी परसेप्शन जो है वो डेवलप कर दी गई और वो डेवलप हो गई और आप जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरह से जो हम परसीव करते हैं किसी चीज़ को, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारी परसेप्शन कहलाती है। मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन बेसिकली एक रेफर है जिसमें आप किसी दूसरे को कंट्रोल करते हैं और उस बिहेवियर को आप जो है वो सस्टेन करते हैं और उनको ये जो मोटिवेशन है ये इंटरनली दो जो है वो इसके मेथड हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है ये बेसिकली एक इनर फीलिंग का नाम है जिसमें आप कुछ जो है वो कुछ बेहतर करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ स्किल्स करते हैं, तो आपको इनर एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नाम देते हैं।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आप किसी पनिशमेंट की वजह से करते हैं या आप किसी रिवार्ड की वजह से करते हैं। अब जो इंट्रिंसिक है वो भी बेसिकली रिवार्ड दे रहा है, लेकिन वो इंटरनल रिवार्ड है, वो एक्सटर्नल को रिवार्ड नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक कर रहा है, जिसमें आपको रिवार्ड भी मिल सकता है और आप किसी पनिशमेंट की वजह से भी वो काम कर रहे हैं। तो ये जो दो मोटिवेशन जो हैं इंसान में बेसिकली होती हैं। अब ये किसी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो बनाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टिमुलेट किया जाता है और इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो इसके ज़रिए से लीड होता है। अब इसमें वर्क स्पेशलाइजेशन है, इसके जो की पॉइंट्स हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, चेन ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, एक फॉर्मल एक फ्रेम है, एक हायरार्की आप ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक कम्युनिकेशन का चैनल बनाते हैं, आप राइट्स और ड्यूटीज़ को एलोकेट करते हैं। तो ये सारा जो है एक ढांचा, एक फ्रेम जो है ये एक स्ट्रक्चर कहलाता है। और वो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लेबर को किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है, टेक्निकल डिवीजन ऑफ लेबर है और टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर है। तीन हिस्सों में आप लेबर को डिवाइड करते हैं। अब लेबर को डिवाइड करने के फ़ायदे क्या होते हैं? हर एक लेबर जो डिवाइड करने का है, इसमें दो चीज़ें हैं कि आप एक तो काम को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। दूसरा जो है वो असाइनमेंट्स को वेल डिफाइंड फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिससे कि उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में और उन टारगेट्स को अचीव करने में आसानी होती है। दूसरा ये है कि जब आप लेबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें सही आदमी को सही जगह पे लगाया जाता है, जो काम उसके करने का होता है वही उस आदमी को दिया जाता है। अब वो जो वर्कर जो उस काम को सीखता है, उस काम को करता है, अल्टीमेटली वो उसका एक्सपर्ट जो है वो बन जाता है। इसमें फिर जो इन फ्यूचर है वो ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो इसमें टाइम जो है वो सेव होता है, क्योंकि जिस बंदे को आप उस जॉब के ऊपर लगा रहे हैं वो उसी जॉब के लिए एक्चुअली उसके पास स्किल्स और उसका